नमस्कार डियर लिसनर्स, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और मैं मनोज लेकर आया हूं आकाशवाणी ईटानगर के रीजनल न्यूज़ यूनिट से आप सभी के लिए ख़ास पेशकश। और इस ख़ास कार्यक्रम में मेरे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद है इस वक्त और मैं रूबरू करवाता हूं आप सभी को। मैम है डॉक्टर कृष्णा चावलू, साइंटिस्ट डी विच इज़ इक्विवेलेंट टू डिप्टी डायरेक्टर। और मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और डियर लिसनर्स, मैम के साथ बातें शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी को मैम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। डॉक्टर कृष्णा चावलू मैम राज्य के एक प्रमुख वनस्पति वैज्ञानिक यानी बॉटनिस्ट है जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर में कार्यरत है इस वक्त। मैम राज्य से UPSC के माध्यम से BSI में अपॉइंटेड होने वाली पहली और एकमात्र वैज्ञानिक है राज्य से। और ऑर्किड रिसर्च में मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैम, आपने ऑर्किड ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ए ग्लिम्स इनटू ऑर्किड ऑफ नामसाई जैसे कुछ बुक्स भी पब्लिश किए हैं। साथ ही आपने कई नई पौधों के स्पेसिस की भी खोज की है जिनमें 2017 में इम्पैशन डॉजी खांदुई शामिल है, गेस्ट्रोडिया लोहितनेंसिस 2024 जैसे कई नाम शामिल है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो क्योंकि नाम कुछ ऐसे हैं जो मैं शायद नहीं बोल पा रहा हूँ। और मैम को रिसेंटली, ये हमारे लिए बहुत ही ख़ास खबर है कि मैम को रिसेंटली माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक सर से ऑर्किड स्पेसिस की खोज और डॉक्यूमेंटेशन के लिए लैंड ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मैम, आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी थैंक यू सर। जी। सबसे पहले तो आपने मेरा बायोडाटा बहुत ही सुंदर तरीके से निकाला है। जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मुझे जो ये अवार्ड मिला था जी। राज्यपाल सर से, हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये एक बहुत ही मेरे लिए प्रेस्टिजियस मोमेंट है जो किसी के भी लाइफ में साधारण रूप से इतनी आसानी से नहीं मिलती। जी मैम। जी। और उस दिन मैं जब गई सर के पास तो सर ने पहले ही लुक में उन्होंने मुझे किस तरह अच्छी तरह बुलाया और बोला कि बैठो, और हम लोग डिस्कस करते करते आप यकीन नहीं करोगे 2.5 आवर्स निकल गए। और मुझे लगा कि वो 2.5 आवर्स इतना जल्दी शायद मेरे लाइफ में कभी इतना फास्ट नहीं गया। जब उन्होंने सर ने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ भी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ ऐसा होना है, यहाँ मैं भी डिस्कस कर रही थी, और इतना प्रीशियस टाइम और इतना जल्दी निकल गया। और जब सर ने अवार्ड दिया तो ये तो एक कम्प्लीटली सरप्राइज पैकेज था। तो आई वॉज सो हैप्पी एंड I don't know, my happiness knew no bound for that. Means I was so happy and ये मोमेंट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और शायद मेरे वर्ड्स नहीं है इसको कहने के लिए। और रहा बात आपने जो कहा ये क्या ग्लिम्स ऑफ इनटू ऑर्किड ऑफ नामसाई, नहीं, आपने ये कहा था कि मैं UPSC से पहली साइंटिस्ट हूँ। पहली साइंटिस्ट ने UPSC से कई साइंटिस्ट निकले हैं। ये राज्य से क्या पता अन्य भाग में हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके बहुत सारे ऑफिसेस है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री का ऑफिस है, ZSI है, ZSI जो कि एनिमल्स के बारे में खोज करते हैं। और हम लोग है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में खोज करते हैं। और हमारा और सिस्टर ब्रांच है जीव पंथ, वो इकोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इन सभी ब्रांच में ऑफिसों में अरुणाचल से कोई नहीं। तो मैं उस एंगल से मैं फर्स्ट हूँ, अब तक भी कोई नहीं है ऑफ कोर्स। तो मैम कहना गलत नहीं होगा कि यू आर द ओनली वन बोल के। मैम नहीं, अब मान लीजिए GSI में हो सकता है, जियोलॉजिकल सर्वे में, वो तो हम लोग ने नहीं देखा। तो बट हम BSI की ही बात कर रहे हैं। जी। BSI मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। जी। और मैम ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था क्योंकि हम पर्सनली आपको जानते हैं, हम आकाशवाणी में जब भी प्रोग्राम करते हैं आप हमें ज़रूर समय देती हो। तो जिस दिन आपको ये अवार्ड मिला था, ये न्यूज़ हमारे पास भी आया था हमारे रीजनल न्यूज़ यूनिट में, और हमने इसको न्यूज़ बना के पेश भी किया था। उस समय हमें ऐसा लगा कि हमारे घर से कोई बहुत ही प्राउड मोमेंट आगे निकल के आया है। और मैम ये आपका मेहनत ही है जो आपको इस लेवल तक लेके आया। तो मैम अभी हमारे बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं।
तो बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं थोड़ा जी, सा। जी, ज़रूर। तो मैम, आपका जो सबसे पहला खोज था वो कैसा था, और उस मोमेंट में आपको क्या एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ था? ये मेरा पहला खोज था, वो है आयन किपगेनी हमने निकाला था, जो एक लंदन में प्रकाशित जर्नल है, जी। क्यू बुलेटिन, उसमें पब्लिश हुआ था। ये आयन जेनस जो अभी एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर वर्क, दिस आयन जेनस हैज़ बीन मर्ज टू बल्बोफाइलम। तो बल्बोफाइलम किपगेनी होता है जी, ये जी, स्पीसीज। जी। तो हमने जब ये निकाला, ये इसमें बहुत सारा मेमोरी है, cause this is my first thing, and this is from Manipur. I was there in Manipur, and me and my colleagues all we went to that Kamjong, and there we stayed for 1 week around. So हम लोगों ने देखा कि कुछ प्लांट स्पीसीज है जो बहुत रेयर लग रहा था हमें, जी। फ्लावरिंग में आया नहीं था। तो मेरे सीनियर डॉक्टर किशोर थे, वो बोल रहे थे यार ये तो कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, इंटरेस्टिंग ही होगा। तो फिर हमने जब देखा तो वो एक बहुत ही अलग था, फ्लावरिंग में, कलर में, उसका शेप में, और हमने इसको न्यू पब्लिश करा। और वो लंदन का जो जर्नल है, तो उन्होंने देखते ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और हमें इस बात के लिए इसका मेमोरी है मेरा, जब हम वहाँ गए उखरुल में, तो उधर क्या हुआ, मेरे लिए मतलब बहुत ही नया एक्सपीरियंस था कि वहाँ टेररिस्ट मिले हमें। तो हमने बंदूक दिखाया और हमें रुका और बोला कि पैसे निकालो, ये निकालो। और मुझे याद है वो कड़कती धड़कती धूप में हमें खड़ा कराया और हाथ ऊपर करके, मतलब मुझे तब लग रहा था यार मैं यहाँ रिसर्च करने आई हूँ कि ये आतंकवादियों के बीच तो ये एक्सपीरियंस अरुणाचल में ये सब हमने नहीं देखा था। जब वहाँ पर गए तो वो मतलब मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और ये मैंने देखा कि मेरे सर थे जो डॉक्टर किशोर, तो उनको एक्सपीरियंस था कि वो कैसे उनको हैंडल कर ले और किस तरह बात करे। तो वो उनको बोल रहे थे कि अरे हमें तो जान दो, हमारे पास तो कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, ये वो। फिर उनको बोला कि चलिए एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला चलिए एक फ़ोटो ले लेते हैं आपके साथ, आपका पर्सनैलिटी बहुत अलग है, ये मुझे तो लग रहा था, वो बंदूक देख के तो मुझे लग रहा था कि मुझे घर जाने मिलेगा या नहीं। लेकिन सर ने इतने मतलब उनको प्यार से बोला कि ये फ़ोटो ले लेते। वो इंसान भी आया, फ़ोटो तो लिया, बाद में मान भी गए कि हमको पूरा चेक किया। हमारे पास तो कुछ कैश नहीं थे, कुछ ऐसा कुछ नहीं, हम तो रिसर्च करने आए हैं जंगलों में पेड़ पौधे, तो उनको तो ये पेड़ पौधों से इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारे लिए ही ये इंटरेस्टिंग चीज़ था, पेड़ पौधा कुछ लेके जाना, फूल पत्ते। तो वो बोल रहे थे अरे ये क्या उठा ले, हमको तो ये सब नहीं चाहिए, कुछ खाने के लिए दे दो। तो उस समय क्या था, एक्चुअली हम रिटर्न आ रहे थे, ख़त्म हो गए, टूर ख़त्म करके। तो उस समय तो हमारे पास जैसे खाना भी ख़त्म हो गया था, सब ख़त्म हो गया था, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो वो बोल रहे थे यार क्या पैसा भी नहीं दे रहे हो, वो भी नहीं दे रहे हो। फिर भी मतलब ये सब सुन के तो मुझे तो डर लगा, लेकिन वो सर ने बहुत मतलब ये इंटेलिजेंट वे में हैंडल किया जी। मतलब आपका पहला एक्सपीरियंस मिक्स फीलिंग वाला था, डर भी था, खुशी भी थी। तो मैम, जैसे आपने बोला कि आपने क्यू बुलेटिन को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें हो या हमारे अरुणाचल के पेपर्स में हो, मैम जब रिसर्च करते हैं, जब आपका जो इंटरव्यू लेते हैं, उस समय आप अपने नाम के अलावा कुछ और नामों को भी जोड़ते हो, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है मैम? नहीं, इसमें देखिए आपका जो न्यू स्पीसीज निकला तो उसमें कुछ रूल्स है, जैसे बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो एक लॉग बुक है हमारा, मतलब कि हमको ये नाम किस प्रकार से हम दे सकते हैं। आइदर हम किसी के ऊपर डेडिकेट कर सकते हैं ये नाम, जैसे आपके ऊपर डेडिकेट किया मनोज, तो उस मनोजी इसे रख के डेडिकेट कर सकते हैं। तो अगर नाम नहीं दे सकते तो हम उस जगह के नाम पे डेडिकेट करते हैं। वो जैसे कोई ईटानगरी ऐसे कुछ भी नाम पे देते हैं, जैसे अरुणाचलेंसिस, अरुणाचल के नाम पे डेडिकेट हो गया। तो और नहीं तो कैरेक्टर वाइज देते हैं, वो लोंगी पेटला कुछ भी देते हैं ऐसे लॉन्ग पेटल का वजह से। तो हम कुछ कलर्स के ऊपर देते हैं, अल्बा, फ्लावा, ऐसे येलो हुआ तो फ्लावा, सफ़ेद हुआ तो अल्बा, ऐसे। तो इस तरह मतलब
उनका नामकरण भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जी। जितना आपने लिस्ट लंबा गिनवाया मुझे लगता है सोच समझ कर ही करना पड़ता होगा। मैम अभी नामकरण जैसे मैंने बोला, कुछ आपकी खोज में है इम्पेशियन दोरजी खांडुई और पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंसिस, इस तरह के मैम जो स्पीसीज निकलती है, उसके पीछे का आपका एक्सपीरियंस और जो खोज के वक्त आपको आपका जो एक्सपीरियंस होता है या सर्कमस्टेंसेस आपके आते हैं उसको थोड़ा रूबरू करा है हमारे लिसनर्स को। इसमें तो बहुत सब अलग अलग है। जी। जैसे मैंने कहा कि पहला वो एक्सपीरियंस अब आया उनकी गेनी के नाम पे, तो अब ये हो गया पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंसिस। अरुणाचलेंसिस नाम ही दिया गया है अरुणाचल के ऊपर, कि अरुणाचल के ये स्टेट के ऊपर हमने डेडिकेट किया। और ये स्पीसीज हमें मिला बहुत ही रास्ते के जस्ट थोड़ा डाउन में ही जी। तो और ये हमें बहुत ही एक गुफा है उसके अंदर मिला था पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंसिस। और गुफा के अंदर जो देखा गया है कि इसमें कम सनलाइट मिलता है, आइदर वो सुबह आइदर वो गिरते हुए, जब दोपहर में तो मिलता नहीं, यानी कि ये प्लांट बहुत ही कम सनलाइट पे रेजिस्ट करता है। जी जी। हाँ, तो और आपने बोला इम्पेशियन दोरजी खांडुई, ये एक ऑर्किड नहीं, ये एक बाल्सामिनेसी फैमिली से है, ये एक इम्पेशेंट है जी। तो ये हो गया कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिली से। और ये स्पीसीज हमने तवांग ज़िले में डिस्क्राइब किया था जी। ये मिला था मुझे जिमीथांग एरिया से, जो बहुत ही अंदर से जी। और ये स्पीसीज मैंने देखा कि देखिए मुझे तो ऑर्किड में पीएचडी है जी जी। तो मुझे बाकी स्पीसीज में इतना खास ये नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने देखा ये तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें हमने इसको ये किया, कलेक्ट किया और वर्कआउट किया। तो मेरे सीनियर है एक जो बालसाम के एक स्पेशलिस्ट है डॉक्टर राजीव गोगोई, तो हमने उनको भेजा, तो उन्होंने, और डॉक्टर सौरभ गोगोई था, सौरभ बोरा था सॉरी, तो सौरभ बोरा, तो उन्होंने अच्छी तरह से ये देखा, उन्होंने स्टडी किया कि ये तो नया होगा जी। तो मैं और मेरे सीनियर साइंटिस्ट थे, हम लोगों ने एक साथ कलेक्ट किया था डॉक्टर सुधांशु शेखर दास। तो वो सर हम लोगों ने जब कलेक्ट किया था फिर इसको एक नया नाम दिया, तो हमने सोचा हमारे अरुणाचल से है तो ये नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि अरुणाचल का किसी को ही मिलना चाहिए जी। तो हमने सोचा, तो हमने दिया लेट दोरजी खांडुई के नाम पे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन देख के तो हमने देखा उनको डेडिकेट किया। अच्छा, तो मैम ऑर्किड में आपने बोला आपने पीएचडी किया और आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में पहले से ही था, तो मैम ऑर्किड के साथ आपका ऐसा क्या कनेक्शन था कि आपको ऑर्किड में ही रिसर्च करना पसंद आया? पसंद आया मीन्स ये चॉइस नहीं था जी। ये एक मेरा मीन्स ऐसा चॉइस नहीं होके जब मैंने एक्चुअली पीएचडी एनरोल किया था, सबसे पहले डॉक्टर एलआर सेकिया के साथ मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी में सिनॉप्सिस भी लिखा, सब कुछ किया। तब सर ने बताया कि ये पीएचडी करने के लिए देखो तुमको बहुत पैसे का ज़रूरत होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा किताब खरीदना है तुमको। डॉक्टर एलआर सेकिया सर ने कहा कि पीएचडी करने के लिए कोई 1-2 रुपया में तो होगा नहीं, तुमको बहुत सारा लिटरेचर चाहिएगा। और उस समय था कि अब तो जैसे इंटरनेट पे आ जाता है कोई भी चीज़ जी, तो अवेलेबल आपका पेपर्स मिल जाता है, कोई भी लिटरेचर आ जाता है, लेकिन उस समय नेट कोई इतना ये नहीं था, तो हम हार्ड कॉपी ही मंगवाते हैं, लेते हैं, देखते हैं। तो सर ने कहा बहुत सारा लिटरेचर तुमको कलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ तहाँ जाना पड़ेगा लिटरेचर को स्टडी करने के लिए, तो दिस इज़ नॉट एन ईजी वर्क, सो ये टफ के साथ तुमको एक्सपेंसिव भी है जी। तो मैंने एक एप्लीकेशन दिया था, मेरे पापा ने कहा कि एक अप्लाई करके रखते हैं, कहीं ये पोस्ट निकला मतलब प्रोजेक्ट निकला है तो अपियर करके देखो। तो मैं यहाँ आई तो SFRI में तो मुझे जॉब मिल गया मतलब प्रोजेक्ट। तब एलआर सेकिया सर ने कहा कि ये छोड़ दो, तुम वहाँ पे एनरोल कर लो अपना। तो मेरा प्रोजेक्ट था कि ऑर्किड के ऊपर ही, तो ऑर्किड के ऊपर डॉक्टर एन राव सर के साथ, तो वो मेरे पहले गुरु है जो ऑर्किड क्या है उस बारे में बताने के लिए। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी से मेरे थे प्रोफेसर AK दास जी, तो उनके साथ हमने पीएचडी करा, तो इस तरह से हुआ। एक्चुअली मेरे चॉइस
नहीं था, जी। बल्कि ये मतलब रास्ता खुद ब हाँ, खुद बनते खुद गया। बनते जी। गए। तो मैम ऑर्किड की बात कर रहे हैं और आप क्योंकि एक बोटानिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, तो अकॉर्डिंग आपके जो हमारे राज्य में ऐसे क्या पेड़ पौधे या वनस्पति हो सकते हैं जिनकी स्पीसीज या तो खतरे में है या तो ऑलमोस्ट लुप्त होने वाले हैं, गायब होने वाले हैं? नहीं, ऐसा जो आप बोल रहे जी। वो आरिती स्पीसीज जो हम बोलते हैं, जी। रेयर एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीसीज, अच्छा। जो ऐसे स्पीसीज अराउंड 290 स्पीसीज मिले हैं। तो ये जो 290 स्पीसीज, इसका वजह बहुत सारा है। जैसे इसका वजह हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा मतलब एक्सटेंसिव सर्वे जी। वो ना हो पाना। जैसे हम अभी एक्सटेंसिव सर्वे के लिए अगर हम जाए, ये मान लीजिए हम तवांग जाते हैं तो जिमीथांग हो गया, अंदर अंदर जितने भी गांव है जी। पूरी तरह सर्वे कर सकना चाहिए। लेकिन हमारे बस में नहीं होता, कभी कुछ लैंडस्लाइड हो गया, कभी हमारा मतलब फाइनेंशियली वो भी लिमिटेड रहता है कि हम इतने पैसों में इतना ही टाइम करके आए। तो हमें उस समय फ्लावरिंग भी नहीं होता होगा जी। जिस समय हम जा रहे हैं, तो वो भी एक वजह है। ओके। और कुछ हद तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी है, कुछ हद तक। जी। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट वी नीड, बट डेवलपमेंट शुड बी इन अ सस्टेनेबल मैनर, सो एवरीवन शुड बी अवेयर अबाउट द डेवलपमेंट दैट इज़ टू बी डन बाय सस्टेनेबल मैनर। जी। जी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा और सबको इस और ध्यान देना चाहिए। अभी एक वक्त आ गया है। तो मैम अब मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि आप रिसर्च करती हैं, आप फील्ड में जाती हैं, तो आपको लैब में रहना पसंद है या बाहर फील्ड में रहना ज़्यादा पसंद है? नहीं, मुझे तो फील्ड में ही अच्छा लगता है। जी। मुझे फील्ड में घूमना अच्छा लगता है। लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत सोच रही हूँ कि फील्ड थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कर दूँ, जी। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास आइदर ये अगर डिपार्टमेंटल ये मिल गया टूर के लिए जी। अप्रूवल, तब तो मैं बहुत खुशी से जाती हूँ। जी। अगर नहीं हुआ तो भी मैं अपना बैंक बैलेंस देखती हूँ, अगर 2 रुपये हो गया तो मैं अपना गाड़ी भाड़ा करते बस निकल जाती हूँ। लेकिन अब ऐसा हो गया कि मेरा मतलब बेटा थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, तो उसको भी पढ़ाना जरूरी है। जी। जी। तो इसलिए मुझे भी लिमिट करना पड़ रहा है। जी। नहीं तो अदरवाइज एक माँ हूँ तो माँ के नज़र से भी देखती हूँ। जी। अदरवाइज इन सब केस में जो टूर करना है, तो उस चीज़ में मेरा सबसे बड़ा सहारा जो है वो मेरे हस्बैंड है। जी। जो मुझे हर कहीं मतलब जाने से, मतलब मैं रुकना चाहती हूँ लेकिन वो हस्बैंड बोलता है नहीं नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो। मतलब वो सपोर्ट सिस्टम है जी। जो जी। मुझे आज जो मैं हूँ वो मेरे हस्बैंड के बहुत। इनफैक्ट मैं पूछने ही वाला था कि कहते हैं कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आप आज इतने सफल हो, सब आपको जानते हैं, प्यार करते हैं। तो मैं इनफैक्ट ये पूछने वाला था कि आपके सफलता के पीछे किसका हाथ है। ऑफ कोर्स सर को भी आकाशवाणी ईटानगर के पूरे परिवार की ओर से बहुत सैल्यूट, बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप मैम का सपोर्ट सिस्टम बन के, बैकबोन बन के उनके साथ खड़े रहते हैं। तो मैम जैसा कि आपने बोला कि आपको घर भी संभालना है, मतलब एक जो हमारे लिसनर्स हैं ऑफ कोर्स महिलाएं भी होंगी, तो आपसे ये सीख सकते हैं कि काम के साथ साथ घर को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हाँ, उसके लिए मतलब सपोर्ट जरूरी है। जी, घर वालों का सपोर्ट चाहिए होता है। जी। जी। तो मैम क्योंकि आपने अभी कहा कि आपके हस्बैंड अक्सर आपको जाने को ही कहते हैं काम पे कि फील्ड वर्क में रहो, तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो क्या होने वाला है, और उसका प्रोसेस चल रहा है या हमें बहुत जल्दी कुछ नया पता चलने वाला है? बहुत जल्द ही शायद पता चलने वाला है। जी। कुछ है तो हमने कुछ खोज निकाला है, लेकिन ये सरप्राइज ही रहने जी। दे जी। तो ठीक है। जी। और कुछ है जो शायद थोड़ा बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि अब तक जर्नल ने कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करा। देखते हैं, बहुत जल्द ही निकलेगा। जी। और तो पाइपलाइन में तो है, पाइपलाइन में है, तो मतलब बहुत जल्दी हमें एक और खबर मिलने वाली है कि एक और नहीं और बहुत सारे खबर, और मतलब कितने सारे स्पीसीज और ऐड होने वाले हैं मतलब। जी। तो मैम जैसे अरुणाचल की बात करते हैं, यहाँ की रेयर स्पीसीज की बात करते हैं, जो आपके डिपार्टमेंट के थ्रू, आपके थ्रू काफ़ी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको टूरिज़्म पे तो सवाल नहीं करूँगा, लेकिन टूरिज़्म में क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और वो
बहुत इंटीरियर प्लेस में भी चले जाते हैं जहाँ पे ये स्पीसीज मिलती हैं, तो उनके आने से एनवायरनमेंट में या उनके जो सरवाइव करने का तरीका होता है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता होगा? ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट जो है टूरिज़्म को एज ए मीन्स सोर्स ऑफ अर्निंग देखते हैं, लोगों का लाइवलीहुड देखना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो लोगों को कैसे अपलिफ्ट करे, कैसे उनका रहना सहना जो है ठीक करे। जो आज 1,000 कमा रहे तो वो 10,000 कमाए, तो वो सोचते हैं। लेकिन हाँ, ये जो बायोडाइवर्सिटी प्रोस्पेक्ट्स के नज़र से देखा जाए तो वो थोड़ा बहुत तो हैम्पर होता है जी। लोग एक्चुअली इसमें लोग अगर अवेयर होंगे कि लोगों को अवेयर किया जाए कि देखिए यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ लोग खाएंगे, लेकिन आपको अवेयर करना है कि वो चिप्स का पैकेट ना फेंक के जाए, वो बोतल ना फेंक के जाए। ये अवेयरनेस मैंने देखा ये अनिनी में जी। मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो बहुत अवेयर है। वो टूरिज़्म मतलब बोलते हैं कि नहीं 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 ये चॉकलेट यहाँ पे नहीं फेंकेगा, ये ले जाएगा, ये चिप्स का पैकेट है ले जाएगा, मतलब वो अवेयर है। लोगों को इस तरह अवेयर करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ अनिनी में लिमिट ना होकर मतलब हर किसी को आना पड़ेगा। मतलब जो भी आते हैं टूरिस्ट हो या हम अपने ही राज्य के लोग हों, कचरा गंदगी ना फैलाएं, सो दैट एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा और जितने स्पीसीज है उनको ग्रोथ करने में भी आसानी होगा। ये मैम आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मेरे लिसनर्स को भी यही कहूँगा, स्पेशली हमारे जो यहाँ के लोकलाइट्स है या कोई भी ट्रैवल करते हैं, प्लीज़ कचरा यहाँ वहाँ बिल्कुल ना फेंके और हमारे जो खूबसूरत राज्य है उसको खूबसूरत रहने दे, और आप सफाई अभियान में भी इसी तरह से मदद कर सकते हैं। बहरहाल मैम, मैं फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अरुणाचल में 650 ऑर्किड की प्रजाति पाए जाते हैं, ऐसा रिसर्च में आया था। तो जो इंडिया का एक ख़ास जगह भी बनाता है अरुणाचल को कि यहाँ इतने स्पेसिस हैं, तो वो किस तरह से फ्लोरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है या आगे ले जाता है दुनिया के सामने? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये 650 स्पीसीज हो गया, 657 अब जी बढ़ चुका है जी। ये स्पीसीज नंबर हो गया। और आपने और क्या पूछा था? ये फ्लोरल डाइवर्सिटी के बारे में। फ्लोरल डाइवर्सिटी बोले तो ये अरुणाचल ही एक हॉटस्पॉट एरिया है, जो मतलब कहीं भी जाइए तो ये जो अरुणाचल का डाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स होता है, वनस्पति विज्ञान मतलब अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो इतना आसानी से कहीं नहीं मिलेगा जी। हमारे पास तो अभी ट्रॉपिकल एरियाज़ के भी है, टेम्परेट एरियाज़ के भी प्लांट्स है, तो एल्पाइन एरियाज़ के भी प्लांट्स हैं। तो ये डाइवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत है और इस चीज़ को हमें बचाना बहुत ही ज़रूरत है जी। मतलब ये सबसे पहले तो हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, और इस चीज़ में गवर्नमेंट भी बहुत साथ दे रहे और देना भी पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए, आज इसका वैल्यू नहीं समझ पाए, तो कल तो बचेगा नहीं जी। तो हम इस तरह से हम हर एक को अवेयर करके हम हर एक को आगे लाके कि ये क्यों ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधा सिंपल भाषा में समझने जाए तो पेड़ पौधा हमारे लिए ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे जी। बस मतलब हमें सरवाइव करना है तो हमें पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। तो मैम, आप अभी जैसे बोल रही थी कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, लोगों में अवेयरनेस लाना है, ऐसे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का किस तरह का रोल हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इसका तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जी। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, JSI हो गया, जीवी पंथ हो गया, वो लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों तक कैसे ये अवेयर किया जाए। हम भी प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों को जाते हैं, जैसे पेड़ पौधा क्यों ज़रूरी है वो बताते हैं, लोगों तक जाके उनको अवेयर करते हैं इनको बचाना। और उनका तो रोल ही है, ये SFRI भी कर रहे हैं, वो उनको टीचिंग कर रहे हैं, गांव में जाके प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो ये सिर्फ इतना में ही नहीं रुकना चाहिए, लोगों को भी आगे आना पड़ेगा जी। सिर्फ बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं दो हाथ से बजता है जी। और इसमें लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैम, जैसे आप लोगों को एजुकेट करने की बात कर रही थी,
तो स्पेशली अभी जो यंगस्टर है, जो गर्ल होगी, तो अगर वो आपकी फील्ड में आना चाहे या कोई भी फील्ड को पकड़ के आगे बढ़ना चाहे, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? फॉर गर्ल चाइल्ड मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा और क्या बनना चाहती है। अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी अपने मेंटलिटी पहले से अपना स्ट्रांग बना लीजिए कि हमको ये करना है। और अब जो युग है वो युग बहुत अलग है, बहुत ही स्पेशल भी है और अच्छा भी है। इसलिए अच्छा है क्योंकि पहले जो है, अगर मान लीजिए कोई पढ़ने में नहीं सकता हो, कम मार्क्स लाता हो, तो हमारे साथ के लोग तो उसको मजाक उड़ाते थे जी जी। कि अरे ये पढ़ने के लिए नहीं सकता है, देखो लास्ट आता है। लेकिन आज नहीं, आज पढ़ने के लिए भी जो नहीं सकता है वो भी खाना पकाकर उससे अच्छा का नाम कमा सकते हैं, अपने मास्टर शेफ में जा सकते हैं, अपना वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। जो अपना खाना नहीं बनाना आता, पढ़ना नहीं आता, डांस अच्छा करते हैं तो उसमें भी बहुत नाम है, एक्टिंग अच्छा करते हैं उसमें भी नाम है। तो इसलिए अच्छा है तो हर किसी को, लेकिन जो भी बने अपना दिल से करे और उसको पूरी तरह निभाए। ऐसा है जैसे अगर कोई रिसर्च में आना चाहे तो मैं कहूँगी कि रिसर्च में आना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि आपको बहुत ही पेशेंस होना पड़ेगा जी। आपको पेशेंस तो पहले हो गया, ग्रेजुएट होना पड़ेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, फिर पीएचडी करना पड़ेगा, फिर आपको अपने फील्ड में नौकरी ढूंढना पड़ेगा जी। तो ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो लोगों को बहुत धैर्य रखना पड़ेगा जी। तो ये धैर्य रख के और अपना माइंड बहुत स्ट्रांग बनाइए और अपना एम हमेशा स्ट्रांग होना है। और गर्ल चाइल्ड अगर है तो स्ट्रांग होंगी ही जी, उनका परवरिश से स्ट्रांग हो जाता है। तो जितने भी लिसनर्स हैं मैं कहना चाहूँगा, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैम ने कहा कि अपने एम तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा है, पेशेंस के साथ माइंड को स्ट्रांग रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। मैम आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मैं और बैठ के आपको सुनते रहना चाह रहा था, लेकिन घड़ी जो इशारा कर रहा है कि अभी प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो गया। तो मैम आज आपने हमारे लिसनर्स को इतना कुछ जानकारी दिया, हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू, आपको भी और सुनने वाले श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सभी लिसनर्स आप बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के साथ। रीजनल न्यूज़ यूनिट आकाशवाणी ईटानगर से मैं आपका रेडियो साथी मनोज लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।